जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी की आश्रम, बापू जी और गौरव अंकल और गुरु परिवार की तरफ से आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें दे रहा हूं। ये गुरु जी का जन्मदिन इस साल भी कोरोना के कारण हम इकट्ठ नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत ही लिमिटेड स्केल जो कि एज पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक कल शाम को हमने गुरु जी के जन्म स्थान डुगरी में बर्थडे पे केक काटा, आरती हुई, गुरु जी को भोग लगा और गुरु परिवार के साथ चंद लोग जो वहां मौजूद थे, अपनी मर्यादा के मुताबिक हमने ये जन्मदिन मनाया। इकट्ठ नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। उम्मीद करते हैं कि अगला साल अगर इस महामारी से दूर हुए तो हम सारी संगत के साथ मिलकर फिर मनाएंगे, जैसे कि पहले मनाते आए हैं। इस मौके पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमने गुरु जी का बर्थडे जब भी मनाते हैं, कोई ना कोई इनोवेटिव नई चीज जो गुरु जी की मर्यादा के मुताबिक हो, गुरु जी की चाहत के मुताबिक हो, जिसको गुरु जी बहुत पसंद करते थे, परसू करना चाहते थे, उन उपलब्धियों के साथ हम ये हर साल मनाते हैं। कल हमने एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और माता सुरजीत कौर हॉस्पिटल जो कि डुगरी में है, वहां पे वैक्सीनेशन कैंप लगा के सारे स्टाफ और जितने भी गांव के आसपास के लोग, जहां पे पहले मैसेज चला गया था, पूरा दिन वैक्सीनेशन कैंप लगा, जहां पे सबको फ्री वैक्सीनेशन दी गई एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। और ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि बहुत सारे गांव में वैक्सीनेशन की बहुत हेजिटेंसी है, रेजिस्टेंस है। उनको परसुएट करना, उनको कैंप में लाना, उनको वैक्सीनेट करना, उनको इसके एडवांटेजेस बताना, ये सारा काम गुरु जी की आश्रम और उनके सेवादारों ने कल बहुत खूबसूरती से निभाया। सारे ही मुबारक के पात्र हैं। और गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन हुआ, ये कहते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत बड़ा और कदम जो कल गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन हमने लिया है कि गुरु जी के आश्रम ने एक नया स्कूल खोला है। हमारे पास ऑलरेडी गुरु जी पब्लिक स्कूल दिल्ली में है। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, जो गुरु जी के बड़े मंदिर से जब बाहर आते हैं तो 1 किलोमीटर दूर पे ही है। उसकी सक्सेस को देखते हुए जो हमने 2012 में खोला था, आज उसके अंदर 600 बच्चे हैं और मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में चल रहे हैं। फ्री एजुकेशन है, फ्री मिड डे मील्स है, फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री स्टेशनरी है, सब कुछ उनकी फैसिलिटी के लिए फॉर डाउन ट्रॉडन पीपल हम जो कर रहे हैं। उसी गोल को आगे बढ़ाते हुए हमने कल पंजाब के जिला मोगा के एक गांव सलीना में गुरु जी पब्लिक स्कूल की इनॉग्रेशन की। ये स्कूल 2017 में किसी गुरु जी के भगत ने शुरू किया था, लेकिन कोविड की वजह से बढ़ नहीं पाया, बच्चे छोड़ गए। तो उन्होंने गौरव अंकल को रिक्वेस्ट की कि अगर गुरु जी का आश्रम ये स्कूल चलाए तो उस गांव में, आसपास के गांव में लोगों का बहुत भला होगा। ये बात स्वीकार की गई और कल जाके हमने विधिवत उसकी इनॉग्रेशन की। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये स्कूल भी उसी तरीके से चमकेगा, उसी तरीके इसका नाम होगा जैसे गुरुजी पब्लिक स्कूल दिल्ली वाले का है। मेरे को याद है जब हम गुरुजी पब्लिक स्कूल 2012 में खोला था तो हम गांव-गांव में जाके बच्चों को एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते थे, लोग आते नहीं थे। लेकिन
कोविड से पहले की जो लास्ट एडमिशन हुई है उसमें अगर हमारे पास 100 सीट है तो हमारे पास 200-250 एप्लीकेशन आती है एडमिशन के लिए। ये अपने आप में इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द सक्सेस एंड द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल। बड़े डेडिकेटेड टीचर्स हैं, बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है। उसी तरीके और उसी लाइन पे ही हम गुरुजी पब्लिक स्कूल सलीना मोगा में इसको बढ़ाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि एक दफा जब कोरोना महामारी से हम दूर हो जाएंगे, स्कूल रेगुलर क्लासेस खुलेगा, क्योंकि ये भी मिडिल स्कूल है, बच्चे तभी आ पाएंगे जब कोरोना से मुक्त देश हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगी बच्चों की भी। लेकिन हम इस स्कूल को उसी रफ्तार उसी स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। ये गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ ही चलेगा। आप लोगों की सपोर्ट, संगत की हमेशा ही सपोर्ट जो है, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं संगत में बसता हूं, तो हम संगत को हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, उच्च स्थान देते हैं, और इसीलिए मैं संगत के साथ ये शेयर भी कर रहा हूं। एक और चीज जो मैं मंदिर की तरफ से अनाउंस करना चाह रहा हूं कि कुछ देर से हम देख रहे हैं कि कुछ शहरों में गुरुजी का मंदिर कुछ लोग अपने तरीके से खोल रहे हैं। अगर वो गुरुजी का मंदिर सिर्फ गुरुजी के प्रचार के लिए खोलते तो हमें भी खुशी होती, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर गुरुजी का मंदिर किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ खोला जा रहा है कि वहां पे हम डोनेशन बॉक्स रखेंगे, गोलक रखेंगे, चढ़ावा आएगा, अगर इस तरीके की किसी की मंशा हो तो मैं उनको अभी से कॉशन भी कर रहा हूं और वार्निंग भी दे रहा हूं कि ये चीज हम टॉलरेट नहीं करेंगे। गुरुजी के स्वरूप, जितने भी गुरुजी के स्वरूप आपको बड़े बड़े मंदिरों में जहां कहीं भी किसी गुरुजी के मंदिर में दिखते हैं, इन सब का कॉपीराइट गुरुजी के आश्रम के पास है। हमें रिसेंटली ऐसे 2-3 केस मिले हैं जहां पे गुरुजी का मंदिर गुरुजी के आश्रम की परमिशन के बिना खोला गया है। हम लीगल एक्शन शुरू कर सकते थे, पर ये देखते हुए कि गुरुजी के जन्मदिन मनाने की खुशी में ये लोग ये काम मंदिर खोल रहे हैं, हमने इस टाइम पे उसमें बाधा नहीं डाली, इंटरफेयर करना ठीक नहीं समझा। लेकिन ये याद रहे कि ये इंटरफेरेंस अभी तो नहीं की, पर आने वाले टाइम में प्रॉपर लीगल एक्शन लेंगे। जहां पे भी हमें ये लगे कि गुरुजी का मंदिर किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ, ऐसी मंशा के साथ खोला जा रहा है कि वहां पे डोनेशन बॉक्स हो, गोलक हो, चढ़ावा आवे, पैसे मिले। आप सबको मैं फिर याद दिलाऊं कि गुरुजी खुद अपने टाइम पे गुरुजी के मंदिर में बड़े दरबार, बड़े हॉल में कोई डोनेशन बॉक्स नहीं है, और एक डोनेशन बॉक्स जो गुरुजी ने साइड वाले रूम में रखा था, जिसका बहुत सारी संगत को पता ही नहीं चलता था, आज भी पता नहीं चलता। और अगर कोई उसके अंदर दान पात्र में या कुछ डोनेशन देना चाहता है वो जरूर जाके दे सकता है, लेकिन गुरुजी के मंदिर से या गुरुजी के आश्रम का कहीं कोई सेवादार, कोई मैनेजमेंट का आदमी, कहीं भी हम इस तरीके की रिक्वेस्ट या अपील नहीं करते कि इस बॉक्स में डोनेशन डालिए। यहां तक कि गुरुजी का आश्रम ऑनलाइन डोनेशन भी नहीं ले रहा। हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आश्रम के नाम पे जो कोई चेक देना चाहे, आफ्टर ऑल इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोज का लंगर है, ये मैं नहीं कहता कि खर्चे नहीं हैं, लेकिन हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से गुरुजी ने मर्यादा चलाई थी उसी को निभाते हुए आगे बढ़ें। और डोनेशन गुरुजी के आश्रम के नाम पे उनसे ली जाती है जो चाहते हैं, जो हमें अप्रोच करते हैं। आपने कभी हमारे फेसबुक में, वेबसाइट में, किसी सत्संग में हमारी तरफ से ये अपील नहीं सुनी होगी कि गुरुजी के आश्रम के लिए चंदा दो।
और जो भी लोग हिंदुस्तान में या अब्रॉड गुरु जी के नाम पे, उनका स्वरूप लगा के, उनके मंदिर के नाम पे अगर चंदा इकट्ठा करते हैं तो ये गुरु जी की मर्यादा के उल्ट तो है ही, लेकिन उस मर्यादा को कायम करने के लिए गुरु जी का आश्रम उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेगा। मैं फिर दोहरा दूं कि गुरु जी के सारे ही स्वरूप, जो भी बड़े बड़े स्वरूप आप मंदिर में या और गुरु जी के सत्संग में देखते हैं, इन सब का कॉपीराइट गुरु जी के आश्रम के पास है। हम जब चाहे इसको इन्वोक कर सकते हैं। गुरु जी का आश्रम के नीचे अभी सिर्फ गुरु जी का बड़ा मंदिर, डुगरी मंदिर, जलंधर मंदिर है। डुगरी मंदिर में भी हमने कोई डोनेशन बॉक्स नहीं रखा। तो ये इस चीज को मद्देनजर रखिए। और मैं उस सारी संगत को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपने तौर पे अपनी मर्जी से बिना गुरु जी के आश्रम के ट्रस्ट की परमिशन से इस तरीके के मंदिर खोल के गोलक और डोनेशन बॉक्स रख रहे हैं, प्लीज इस चीज को अवॉइड करें और कोशिश करें कि हम ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़े कि गुरु जी के आश्रम को कंपेल हो के लीगल एक्शन लिया जाए। कल ही गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन हमने माता सुरजीत कौर हॉस्पिटल जो डुगरी में है वहां पे डायलिसिस मशीन ऐड की है और उससे उस गांव के दूर दराज 8-10 मील के एरिया में ये पहली डायलिसिस मशीन है। जैसे मैंने पहले बताया था, 2 वेंटिलेटर भी रूम फिट किए गए हैं, एक एम्बुलेंस विद वेंटिलेटर ली गई है ताकि आने वाली संभावित 3rd महामारी की तैयारी की जा सके। हमारे वहां सर्जरी भी शुरू होगी। मैं कल डुगरी में था, कोई एक रोड एक्सीडेंट का केस हुआ, उसके सर पे बहुत चोट लगी, उसके वहां हमने सर्जरी करके स्टिचेस किए, वो ठीक होके घर गया। बहुत खुशी हुई देख के कि हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम सर्जरी भी कर पा रहे हैं, इन पेशेंट के लिए रूम्स और बेड्स भी दे पा रहे हैं और तकरीबन मेडिकल साइंस की हर फैकल्टी जो है हमारे साथ मौजूद है। और उस 8-10 माइल के रेडियस, स्क्वायर माइल के अंदर जो भी किसी को भी मेडिकल फैसिलिटी या सुविधा चाहिए वो माता सुरजीत कौर हॉस्पिटल में आता है और बिना किसी पैसे खर्च किए उसका इलाज किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये सारी संस्था संगत के ही कोऑपरेशन के साथ चल रही है। मैं सारी संगत को भी इस चीज की बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे पवित्र पावन दिन जैसे गुरु जी का जन्मदिन है, हमेशा ऐसे शुभ काम करें जिससे गुरु जी खुश हों, गुरु जी की ब्लेसिंग मिले और गुरु जी की वाह वाह हो, राधा देन हम अपने पर्सनल एजेंडा की तरफ चले। ये मेरी आप सबको 2 हाथ जोड़ के विनती भी है और गौरव अंकल की तरफ से अपील भी है। अब सत्संग को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही, गुरु जी का तो खैर हर सत्संग ही जो होता है इट्स ऑलवेज इनक्रेडिबल, लेकिन ये सत्संग जब हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ ही हुआ, इसके अंदर बहुत मैसेजेस हैं। अगर इस सत्संग को ध्यान से सुनेंगे तो इसके अंदर गुरु जी ने बहुत तरीके से आपको, संगत को मैसेज भी दिए हैं, प्लस कैसे गुरु जी अपने भक्तों का ख्याल करते हैं हर स्टेज पे। आप देखोगे एक एक स्टेज के ऊपर वो गुरु जी ने अपने संगत की, जिनका मैं सत्संग सुनना चाह रहा हूं, उनकी रक्षा की। और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले संदेश जो गुरु जी ने इसमें दिया, जो गुरु जी खुद कहा करते थे कि जब मैं ड्रीम में आता हूं तो भला ही आपको लगे कि ये सपना है, पर गुरु जब ड्रीम में आते हैं तो एक्चुअली ही आते हैं। आप में से किसी को भी अगर सपने में गुरुजी आते हैं तो गुरुजी खुद ही आपको ब्लेस करने आए हैं, जब मैसेज देने आए हैं। आप इसको आम सपना समझ के मत इग्नोर करिए, जैसे कि हमारे अक्सर सपने आते ही रहते। ये बात
आज से 10-12 साल पुरानी है। मैं उस समय गवर्नमेंट सर्विस में था। आई वॉज ए फेयरली सीनियर ऑफिसर विद द गवर्नमेंट। हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड, संगत से ही बने हुए जुड़े हुए फ्रेंड, उनकी बेटी की शादी थी। फॉर सम रीजन उनके पेरेंट्स सेपरेट हो चुके थे। लीगली डिवोर्स नहीं हुआ था क्योंकि बच्चों की वजह से ठीक नहीं समझा गया होगा, लेकिन दे वर स्टेइंग सेपरेटली। द चिल्ड्रन वर विद द मदर। जब उसकी लड़की की शादी थी तो नेचुरली जब शादी तय हुई तो उनकी मदर को बहुत चिंता थी स्वाभाविक तौर पे कि ये सारा काम ठीक ठाक हो जाए, कहीं मेरा हस्बैंड इसके अंदर कोई इंटरफेयर करके, पंजाबी में कहते हैं भाजी ना मार दे, मीन जिसको कोई इस तरीके की एम्बेरसमेंट या कोई इस तरीके की सिचुएशन ना क्रिएट कर दे जिसमें हमें ये शादी की रस्म करने में कुछ प्रॉब्लम आए। और ये बात वो आंटी अक्सर हमारे 2-4-5 लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनसे बात करते होते थे। जब भी हम कोई अरेंजमेंट के बारे में बात करते थे, बात करते थे गुरुजी मेहर करें, कहीं अगर उसको पता चल गया तो ये ना कर दे, वो ना कर दे। वो एक रिटायर्ड फौजी है, पुराना हस्बैंड पॉलिटिशियन भी है, गुस्सा भी बहुत तेज है, गनमैन भी अपने पास रखता है। तो उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आंटी को बड़ी परेशानी थी, विच इज नेचुरल। पर गुरुजी के काम कभी नहीं रुकते, लेकिन काम करने का तरीका गुरुजी ही जानते हैं किस काम को कैसे कर रहा है। तो जब ये सब चल रहा था, मैरिज के बारे में अरेंजमेंट, हॉल की बुकिंग करनी, बारात को रिसीव करना, केटर अरेंज करना, ये सब चीजों में हम संगत के ही 5-7 लोग आंटी के साथ कोऑपरेट करके इन्वॉल्व थे। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग, मे बी अराउंड 5 और सो, मेरे को ड्रीम आता है जिसमें साक्षात गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और कहने लगे, नारंग अंकल आज फलां फलां लड़की की शादी है और उसके अंदर उसका फादर आके न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो बारात के साथ ही एक छुप छुप के साथ ही आ जाएगा अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसको कैसे हैंडल करना है ये मैं जिम्मेदारी तेरे को देता हूं। मेरे को गुरुजी ने कहा कि वो थोड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन है, ईगोइस्ट है, गनमैन लेके चलता है। तुम भी अपने गनमैन जो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे उनको साथ ही रखना। वैसे तो शादी जैसे सोशल फंक्शन पे आप यू डोंट टेक योर फोर्स अलोंग, पर ये गुरुजी का हुक्म था कि आप कम से कम 2 गनमैन यूनिफॉर्म में अपने साथ ही रखना। और उस शादी में आपने उसको कैसे टैकल करना है, हर चीज की माइनर से माइनर, माइन्यूट से माइन्यूट इंस्ट्रक्शन मेरे को दी गई। और इतनी खूबसूरती से दी गई कि मेरे मन को खूब रजिस्टर भी होगी। और जाते जाते मेरे को बोले कि अल्टीमेटली तो वो बेटी का, लड़की का बायोलॉजिकल फादर है, उसकी मिलनी करा देना नारक। लेकिन ये याद रहे कि विदाई से पहले उसको वहां से भेज भी देना। अब ये सारे जो मैसेजेस, यू कैन इमेजिन, इतने इंस्ट्रक्शन, अब इसको बताने में या मेरे को समझने में गुरुजी ने, मेरे को लगता है 10-15 मिनट सपने में रहे, एक एक चीज बताई, समझाई। मैं चौंक के उठा। उठ के मैंने अपनी आंटी को उठाया। मैं क्या आंटी, गुरुजी अभी आए थे, क्योंकि ये तो हम तब तक जान गए थे कि सपना नहीं आया था, गुरुजी आए थे। मैंने कहा गुरुजी अभी आए थे और ये मैसेज देके गए हैं।
एंड शी माई आंटी इमीडिएटली एंडोर्स्ड नारंग आंटी के ये तो आंटी को बहुत देर से लग ही रहा था कि उनका हस्बैंड ये ना करे वो ना करे। उनकी एप्रीहेंशन थी। गुरुजी ने अरदास सुन ली और उन्होंने किस तरीके टैकल करना उसकी पूरी, जैसे एक चीज का मैनुअल होता है उस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दी। तो हम उस दिन उठे और तकरीबन 8-9 बजे मेरे को आंटी को मैंने फोन किया कि आंटी मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है एक, क्योंकि उसी रात की शादी थी। तो मैंने आपके साथ भी बात करनी है, आपके भाइयों के साथ भी करनी है, क्योंकि गुरुजी मेरे को कह के गए थे कि आंटी के जो भाई हैं वो भी फौजी हैं, वो भी गुस्से में आ जाते हैं, ये ना हो वहां गोली चल जाए, तुमको सब कुछ संभालना है। तो मैंने आंटी को कहा आंटी मैं आना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं आपको और आपके भाइयों को, गुरुजी का मैसेज है। अब ऐसा है कि आंटी तो बहुत डिवोटेड है, गुरुजी के भक्त है। उनका हस्बैंड भी कभी कभी आता था शुरू में जब उसको कुछ काम होता था गुरुजी से अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, लेकिन गुरुजी के भाई गुरु संगत में तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नारंग अंकल आज 10 बजे चूड़े की रस्म है, जो आपको जब मालूम है कि शादी के टाइम मामे जो है वो चूड़ा डालते हैं लड़की को। तो उन्होंने कहा कि आज चूड़े की रस्म है 10 बजे, अगर आप आ जाओ तो रस्म के बाद मैं भाइयों को लेके आपके साथ बैठ जाऊं। तो जैसे हमारी डिस्कशन हुई उस हिसाब से मैं वहां पहुंच गया, चूड़े की रस्म देखी, बड़ी सोलम एक ओकेजन होती है। सारी रस्म खत्म होने के बाद तकरीबन 11 बजे के करीब मैंने आंटी को बोला, आंटियों ने अपने भाइयों को बोला कि नारंग अंकल हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला गुरुजी का मैसेज है, उनके भाई शायद इग्नोर कर देते भी, आप मैसेज गुरुजी का आपके लिए हमारे लिए थोड़ा ही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नारंग अंकल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अलग से एक कमरे में। तो हम एक कमरे में चले गए, आंटी, मैं और उनके भाई। जब अंदर गए तो मैंने उनको वो सारा ही सपना डिटेल में सुनाया जो गुरुजी ने आके मेरे को सुबह इंस्ट्रक्शन दी थी। अब वो बड़े दंग रह गए कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो गुरु का भगत नहीं है उसके लिए बहुत ही अचंभे की बात है। जो भगत है वो सब कुछ जानता है, गुरु कुछ भी कर सकता है। बहुत फर्क है दोनों में, संगत में और नॉन संगत में। आंटी तो मेरी हर बात समझ रहे थे, पर उसके भाई को कन्विंस करना, उनके भाइयों को, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन क्योंकि गुरुजी का मैसेज था, कुदरती बात है, उनका आशीर्वाद था, उनकी मेहर थी, इतना मुश्किल भी वो नहीं लगा। मैंने उनको समझाया या कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा है कि वो रात को आएगा, बारात के साथ ही आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आके अपने आप को थोड़ा इम्पोज करेगा, मैं फादर हूं, न्यूसेंस क्रिएट करेगा। उन्होंने मेरे को बोला कि एक तो उसको लड़के को मिला देना और एक उसकी मिलनी करा देना फादर की। अब ये दोनों भाई तो तैयार नहीं थे, कहते ये कैसे मिलनी कर सकता है, आज से इतने सालों से तो कभी पास नहीं रहा, बच्चे उसको बाप मानते ही नहीं। तो मैंने कहा भी देखो गुरुजी का मैसेज है और आंटी से पूछ लो, जो माँ है, माँ ने कहा नहीं बिल्कुल हम तो करवाएंगे जैसे गुरुजी ने कहा। तो फिर वो क्या बोलते, मान गए। एक गुरुजी ने बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना, इस सत्संग में बड़े ही मैसेजेस हैं। एक जो आंटी का भाई फौजी था, बड़ा गुस्से वाला टेम्परामेंट है, और ये इशू भी बड़ा सेंसिटिव होता है जब अपनी भांजी के साथ ऐसे हो रहा हो। मेरे को गुरुजी ने कहा उसको कहना कि वो लड़की के फादर को मिलनी का हार खुद दे। अब अगर इसका मतलब समझो तो बहुत डीप है। आइडिया वाज कि जब
उससे मिलनी करानी है, ये तो उसको अपोज ही करने वाला था। उस समय इसका कुछ रिएक्शन भी हो सकता था। बेशक सुबह बात हो गई हमारी, फिर भी वो रात को कुछ कर सकता था। पर उसी के हाथ से मिलनी का हार दिलाने का मतलब था कि उसको बिल्कुल ठंडा शांत करना, ताकि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे। समझ गई बात? आ गई सबके बात में समझ में? बाकी भी और छोटी मोटी जो इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने, हमने फॉलो की। लकीली क्योंकि मैं गवर्नमेंट में था, ही वॉज एन एमपी अर्लियर, मैं उसको 2 4 5 दफा मिल चुका था, तो हेलो हेलो थी। जब रात को बारात आ रही थी तो बाकी तो जैसे घर वाले सब बारात को वेलकम करने के लिए अपने अपने तैयारी में थे। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों इधर उधर ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ होगा, गुरुजी ने कह रखा है इस बारात में आएगा। और ऐसा ही हुआ कि जब बारात बिल्कुल गेट पे आ गई तो बीच में से कहीं से वो निकल के आके सबसे आगे खड़ा हो गया। अब वो किस मूड से आया था, किस मंशा से आया था, उसने आके क्या करना था, ये तो आप लोग सब इमेजिन कर सकते हैं। साथ में उसके गनमैन था, और मैंने फौरन ही स्पॉट करते उसको सबके सामने मैं क्या, आइए आइए चौधरी साहब आइए, आपका स्वागत है। ही वॉज टेकन बैक कि आई एम बीइंग वेलकम्ड हियर, वेयर ही वॉज एप्रीहेंडिंग दैट ही विल बी थ्रोन आउट। वो सोचा ये कैसी सिचुएशन हो गई। उसने कहा आप कौन? मैं क्या, आपने मेरे को पहचाना नहीं? आई एम सो एंड सो। कहने अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गया। और उनको हम बारात की तरफ से उठा के अपनी तरफ ले आए, बिकॉज वो तो लड़की का फादर था। और मैंने जाके लड़का दूल्हा जो वहां खड़ा था सामने, उसको बोला ये तुम्हारे फादर ला, इनके पांव छुओ। ग्रेसफुल ऑफ दैट बॉय, he immediately came and touched his feet. You can imagine कि ये लड़की का फादर was not overwhelmed but totally clean bowled में ये हो क्या गया। उसके बाद मिलनी की रस्म शुरू होने लगी। जिस आंटी के भाई के साथ इसकी बहुत तू मैं बड़े सालों से थी, उसने आके बड़े ही प्यार से, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, इनको हार दिया कि बाप की मिलनी आपने करनी है। दिस वॉज अनदर शॉक फॉर हिम। ही कुडंट बिलीव इट कि ऐसा भी हो सकता था मेरे साथ यहां पे। उसको जब हार दिया गया, टर्न आई, उसने मिलनी की प्रॉपर तरीके से, एज इफ देयर इज नो पास्ट इन द रिलेशनशिप। तो मिलनी करके बारात अंदर आई, वो सबके अंदर घुल मिल गया जो लड़की वाले थे, क्योंकि कुछ रिश्तेदार तो हर के ऐसे कॉमन थे ही जो उनको जानते थे कि उनकी शादी भी काफी साल रही थी, सेपरेशन हुए भी काफी साल हो गए थे, दैट्स अनदर इशू। कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, तो अपना खूब इधर उधर घूम, हर एक से मिल, खाना खा, मतलब उसको ये फीलिंग ही नहीं हुई कि इज एन आउटसाइडर, ना हमने उसको ये फीलिंग होने दी। जब खाना खूना हो गया, फेरों का टाइम आया, तो हमने इसको रिक्वेस्ट की कि अब आप प्लीज चले जाइए, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि कन्यादान इसके हाथ से नहीं करा। और हम तो गुरु भगत हैं, हम तो इससे मिस नहीं करेंगे अगर गुरु ने कह दिया तो। अब ये जाने को तैयार नहीं। इसने कहा कि क्यों, मैंने जब मिलनी की है तो कन्यादान भी मैं ही करूंगा। हमने उसे बहुत रिक्वेस्ट की, कोशिश की, देखो हमने आपको वेलकम किया, आपसे मिलनी कराई, आपको इतनी इज्जत दी जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगी, लेकिन अब हमारी रिक्वेस्ट है
कि लड़की नहीं चाहती कि आप उसका कन्यादान करो, हम उसे ये तो नहीं कह सकते गुरुजी का मैसेज है। हमने कहा लड़की नहीं चाहती और आप उसकी सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करो एज ए फादर। खैर जी वो नहीं माना, अपने गनमैन को बुलाया पास, कहता है अगर आप कन्यादान नहीं करने दोगे मैं गोली चला दूंगा। मैंने भी फौरन अपने दोनों गनमैन अपने पास बुलाए, यूनिफॉर्म में आए थे। वो देख के चौंक गया, कहता है ये कौन है? मैं कहा ये मेरे गनमैन है। कहता है देखो अगर आप झगड़े या लड़ाई पे आए हो तो मैं अभी फोन करके पुलिस कमिश्नर को एक बटालियन मंगा लूंगा। मैं कहा जी आप मंगा लीजिए, मैं भी फोन कर लेता हूं, मैं भी मंगा लेता हूं। आप लड़की की शादी पे आए हो, ऐसा सोचना ही एज ए फादर आपके ऊपर शोभा नहीं देता। आप एक सॉलम ओकेजन पे आए हो, आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। हमने आपको इतनी इज्जत दी जो आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि लड़की नहीं चाहती आप कन्यादान करो, तो आप उसी ग्रेस से चले जाओ जिस ग्रेस से आपको हमने यहां इतनी देर 2-3 घंटे झेला है। एनीवे उसको और भी लोगों ने कहा, मैंने भी समझाया, वो समझ भी गया कि आई एम आल्सो हैविंग अथॉरिटी। मैं भी गवर्नमेंट में सीनियर अफसर था, अगर उसके पास एक कॉप था मेरे पास भी थे, अगर वो बुला सकता था बट फोर्स से मैं भी बुला सकता था। समझ गए इतनी देर में। तो ही सेज ओके नारंग अंकल, आपने मेरे को जो इज्जत दी उसका शुक्रिया, पर मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा, मैं पर मजबूरी में मैं जा रहा हूं। खैर अल्टीमेटली वो निकला। मैंने अपने लड़के को बोला, मैं क्या बेटे जाके इनको सी ऑफ करके आओ। मेरे लड़के अमन ने उनको सी ऑफ किया और मैंने उसकी यही ड्यूटी लगाई कि आप देखते रहना कि कहीं वो वापस ना आ जाए। शादी तो अंदर थी, वो बेचारा गेट पे आसपास सब चक्कर लगा के इसी पे लगा रहा कि कहीं वो वापस नहीं आ जाए। ये जो हीटेड आर्गुमेंट उसके साथ चली कि मैं नहीं जाऊंगा, कन्यादान ही करूंगा, और मैंने कहा कि नहीं आप जाइए, कन्यादान नहीं आप करेंगे, ये 1-1.5 घंटा चली, अब नॉट डेट एटलीस्ट मोर देन एन आवर। और शादी का मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा था। अंदर लड़की को ये खबर मिल गई कि उसका बाप ऐसे ऐसे कर रहा है, वो जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमने लड़की के साथ भी वो गुरुजी का मैसेज शेयर किया था। वो बेचारी परेशान तो थी, but somehow at that moment when the bride is all set for the finale, for the feras, she started sinking. उसको मेडिकल प्रॉब्लम हुई, हमें डॉक्टर बुलाना पड़ा, उसकी पल्स बहुत लो हो गई, उसको ड्रिप देना पड़ा इमीडिएटली, और ये सब कुछ चल रहा था। आंटी बहुत परेशान थे, इसको निकालो जल्दी से, मेरी लड़की को क्या हो जाएगा। अब हम अपने तरीके से कर रहे थे, लेकिन वी कुडंट फोर्स हिम बियॉन्ड ए पॉइंट जस्ट टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। लड़के वाले भी क्या सोचते कैसी फैमिली है, हालांकि लड़के वालों को ये सब पता था कि उनकी सेपरेशन है, उनका रिलेशन ऐसे है, कुछ छुपाई बात नहीं हुई थी। लेकिन ऑन दी स्पॉट अगर ऐसा कोई सीन क्रिएट हो जाए तो वो तो एम्बेरसमेंट रहती है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो कर करा के फिर वो जब सिंक कर रही थी, उसको ड्रिप लगा, सब कुछ हुआ। नारंग आंटी के मन में पता नहीं क्या आया, जब गुरुजी ने ही जरूर डाला होगा मन में, इसने अपने इमीडिएटली मोबाइल पे जाके एक शब्द सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है उस लड़की के कान के साथ लगा दिया। शी वॉज अनकॉन्शियस, मैंने बताया सिंग कर रही थी, वो अनकॉन्शियस थी। जब जब वो शब्द बजता गया, चलता गया, लड़की को होश आती गई, लड़की ने आंख खोली और शब्द खत्म होने तक या उससे पहले ही शी वॉज कॉन्शियस, शी वॉज अलर्ट, एंड वी टोल्ड हर कि तुम्हारा जो फादर है ही हैज लेफ्ट द सीन,
अभी हम फेरे करेंगे। शी वॉज नेचुरली हैप्पी, शी गेन्ड हर कॉन्फिडेंस। फेरे हुए, कन्यादान किया गया जिसने भी फैमिली में से करना था, और खुशी खुशी डोली लेके वो चले गए। ये चीज मैंने जो आपको बताई कि शी वॉज सिंकिंग, ये चीज मैं इसलिए सब्सटेंशिएट अप करने लगा हूं कि एक डुगरी में से ही, मैं नाम नहीं लूंगा, डुगरी में से ही एक शख्स जो गुरुजी के साथ बहुत प्यार थे, उसकी मदर तो गुरुजी का बहुत ही प्यार था, वो भी शादी पे आया हुआ था। अब उनकी मदर को कि बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, नहीं आ पाई, वरना जरूर आती। जब ये गांव वापस गया अगले दिन, और उसकी मदर ने नेचुरली पूछना ही था, बेटे शादी ठीक होगी? इसने हाँ जी बहुत अच्छी होगी। सबको ठीक हो गया? कहते हाँ। एंड मदर सेड कि तू झूठ बोल रहे है। लड़के ने कहा नहीं आंटी, मैं क्यों झूठ बोल, मम्मी मैं क्यों झूठ बोलूंगा। ही से ऐसे ऐसे कल गुरुजी मेरे सपने में आए थे, मेरे को बोले कि फलां की लड़की वो तो चल बसी थी, मैंने उसको दोबारा जिंदगी दी शादी के टाइम। तब उसको सब बताना पड़ा, कैसे सिंग करते करते अनकॉन्शियस होगी, पल्स ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो गई थी, और कैसे सारे घटना को बताते हुए कैसे उसको दोबारा होश आई, ये हुआ, सब कुछ बताया। फिर उसने सारा, तो उसकी मदर ने पहले कह दिया, मतलब आप ये सोचोगे एक तरफ से कि ये मेडिकल साइंस है, उसको ड्रिप दी, दवाई दी, वो ठीक हो गई, लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी बता रहे हैं कि उसको मैंने ही दोबारा लाइफ दी है, मैंने ही दोबारा जिंदगी दी है। वो शब्द भी गुरुजी के ही सोच से किसी ने लगाया, आंटी ने लगाया। शादी होगी, बात खत्म हो गई। जिस केटरर ने ये केटरिंग की थी, वो केटरर मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था, और मैंने उसको 2-4-5 दिन के बाद घर बुलाया, भी पेमेंट सेटल की जाए। जब वो केटरर घर आया, कहता जी पेमेंट तो सेटल कर लेंगे, पर मैं आपको एक पहले बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहता एक बहुत अजीब हादसा हुआ मेरे साथ उस दिन। मैं क्या? बोलो। कहता उस दिन जब शादी पे मैं आया अरेंजमेंट देखने करने, मैं अपना कार्ड जो है, एटीएम कार्ड, वो घर भूल आया। जब वॉलेट भूल आया, मेरे को याद नहीं क्या बोला, और मेरे को इमीडिएटली पैसों की जरूरत थी, क्योंकि जब शादी का अरेंजमेंट होता है, कभी लास्ट मिनट पे ये खर्चा वो खर्चा, कोई चीज कम पड़ गई, उनको देना, रात को वेटर्स को देना, लाइट वालों को देना, 36 तरह के खर्चे होते हैं। उसने कहा जी मैं वो वॉलेट ही शायद भूल आया या कार्ड भूल आया, मेरे पास पैसों की कमी थी, तो मैंने लड़की के भाई को फोन किया कि आप कितनी देर में आ रहे हो। उसने कहा मैं आधे घंटे घंटे में जो भी पहुंच रहा हूं। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक 50,000 रुपया साथ लेते आना, मैं एटीएम कार्ड घर भूल गया हूं, मैं आज नहीं मांगता आपसे, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है। उसने कहा हाँ नो प्रॉब्लम। वो लड़का भी, घर में भी शादी वाले मेहमान रुके होते हैं, इतने काम होते हैं, सब कुछ वही कर रहा था, फादर है नहीं, वो भी किसी कारण वो पैसे लाने भूल गया। ये नहीं कि देना नहीं चाह रहा था या लाना नहीं चाह रहा था, भूल गया। जब भूल गया तो जब वो पहुंचा तो आते केटर ने कहा अंकल पैसे, उसने कहा अरे वो तो भूल गया। अब वो वापस घर जा नहीं सकता था, उसको बहुत सारे अरेंजमेंट देखने थे, आते भी 2-4 घंटे बाद किसी के थ्रू होते, पर एनीवे ये केटर बड़ा परेशान था। अब ही न्यू मी, बट वो किसको फोन कर करके पैसे मांगता, अजीब सा, उसको शर्म, एम्बेरसमेंट आ रही थी कि जब इस्लामाबाद में हो ही जाना है तो मैं कहूं आज ही दो आज ही दो, ऐसे तो मिसट्रस्ट वाली बात लगती है। लड़की के ब्रदर को तो कह दिया, इसे सर मैं आपको तो कह नहीं सकता था। बात समझ में आती है? तो कहता साहब उस टाइम
जब मैं बड़ा ही परेशान था, एक लंबा ऊंचा आदमी 6 फुट हाइट होगी, कुर्ते पजामे में मेरे सामने आया और मेरे को आके बोला, आप बड़े परेशान लग रहे हो। तो कहते कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया, मेरा आज वॉलेट घर भूल आया हूं, पैसे चाहिए थे, लड़की के भाई को फोन किया, वो भी लाना भूल गया, और मेरे को समझ नहीं लगती कि मैं कैसे करूंगा। ये छोटे छोटे जितने जो बहुत सारी कैजुअल लेबर डेली बेस पे होती है, तो शाम को पूरे पैसे मांगती है, लेके जाती है। तो ये मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, कैसे करूं, इसलिए परेशान हूं। तो कहता, उस शख्स ने जेब में से 50,000 निकाले और मेरे को दे दिया। उसने कहा, आप, कहता है, बस ये मत पूछ, ये पैसे रख लो, बच्ची की शादी में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। वो कहता, वो पैसे देके चले गए, मैं इधर उधर देखता रहा, मैं भी पहले घबरा गया, कौन दे गया, लेकिन मेरे को आदमी दिखा नहीं, अलोप हो गया। मैंने पूछा कौन था, लंबा था, ऊंचा था, सरदार जी थे, कट शर्ट थे, नॉन सिख थे, क्योंकि हम जो 5 7 8 लोग लगे हुए हैं, हमने सोचा हमारे में से कोई होगा जिसको ये उसने बताया तो उसने दे दिया होगा, और कोई भी डिस्क्रिप्शन किसी के साथ मैच ही नहीं कर रही थी। और फिर जब मेरे घर में हिसाब कर रहा था तो चाय उसको ऑफर की कि आंटी ने जो नाश्ता वगैरह 2 4 स्नैक्स दिए। मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप एक साइड पे पड़ा होता है, हमेशा ही रहता है पड़ा हुआ। उसकी नजर उस पे गई। उसने कहा, जी ये कौन है? मैंने कहा, ये हमारे गुरुजी हैं। कहता है, गुरुजी हैं? कहते हैं, हाँ। कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, अब तो वो महासमाधि ले बैठ चुके हैं, पहले यहाँ रहते थे, यहाँ उनका मंदिर है। रो पड़ा। कहता, साहब यही साहब थे जो मेरे को पैसे देके गए। कुदरती बात है, मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, मी इमोशनल। उसने कहा, साहब यही साहब, यही आदमी मेरे को पैसे देके गया। उसने सामने उसने कहा, यही आदमी मेरे को पैसे देके गया। हमें तो मालूम है हमारा गुरु क्या नहीं कर सकता। जब हिसाब हुआ, उस एक्स अमाउंट जो देना था उसको आंटी ने मेरे को दे रखा था। उसने कहा, जी ये 50,000 काट लीजिए, ये तो मेरे को मिल चुके हैं। मैंने कहा, अंकल अब क्योंकि आपने खुद ही बता दिया, ये पैसे गुरुजी ने आपको दिए हैं, ये हिसाब आपका और गुरुजी का है, हम बीच में नहीं आ सकते, हम आपको पूरी पेमेंट देंगे। तो उसने कहा, जी फिर मैं इसका क्या करूं, मैं तो रख नहीं सकता। मैंने कहा, ये आपकी मर्जी, आप गुरुजी के आश्रम में जाके गोलक में डाल सकते हैं, आप किसी अन्य पुण्य काम के लिए चैरिटी में दे सकते हैं, कैसे भी यूज करो, हम अपने अकाउंट से नहीं इसको डिडक्ट कर सकते, क्योंकि ये तो गुरुजी के दिए। उसने कहा, ठीक है। और फिर उसने जो बात बताई वो भी बहुत अचंभे वाली, क्योंकि जैसे शादी 1 तारीख को हुई, मैं उसको रोज फोन करता था कि बिल सेटल कर रो, अगले 15 दिन नहीं आया था। घर की बात है जी, फिर आ जाएंगे, पर मैंने कहा, साहब खत्म होता कि टेंशन खत्म हो जाती है। वो एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की केटरिंग में था, वहां पे 3 अप्रूव्ड केटरर थे, तो उनको टर्न मिलती रहती थी, कभी किसी को कभी किसी को। हमने इसको सिलेक्ट कर दिया बिकॉज मैं इसको जानता था। वो कहता, जी मैं घर जाके, जिस दिन मेरे को ये 50,000 मिले, मैंने घर जाके अपनी मदर को बोला कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था, वो मेरे को ये इतने पैसे देके चला गया और अलोप हो गया, दिखा ही नहीं।
और कहता है मेरी मदर ने, वो बहुत रिलीजियस लेडी हैं, उन्होंने कहा कि बेटे ये तो कोई परमात्मा आई है, कोई महापुरुष आए हैं, तो बड़ा भाग्यशाली है, तो बड़ा ब्लेस्ड है कि उन्होंने तेरे को ये ब्लेस करके गए, देखना तेरे को बड़े भाग लगेंगे। मदर ने कहा, ही टुक इट एज मदरली ब्लेसिंग कि मां तो हमेशा चाहती है मेरा बेटा राइज करे, उसको हर तरह भाग लगे। लेकिन कह रहा है कि साहब उस दिन के बाद अगले 10, 12, 15 दिन में जब भी आप मेरे को बुलाते थे हिसाब करने और मैं नहीं आ पा रहा था, ऐसा मेहर हुई उस महापुरुष की, गुरुजी की, कि उस क्लब में डिफेंस वालों की, जहां पे बाकी 2 और केटर थे, उनके कुछ ऐसे कारण हो गए कि उन सब ने अपने अपने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, सबके ही ऑर्डर कहता मेरे को मिल गए। और कहता उन दौरान एक बहुत बड़ा इनका फंक्शन होता था, एयरफोर्स डे, एनुअल एयरफोर्स डे, जिसके अंदर 2000 आदमी आता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, एयर मार्शल, चीफ मार्शल सारे ही आते हैं। कहता उसकी केटरिंग भी मेरे को मिल गई, और उसके बाद मेरा ऐसा नाम चला है कि मैं धन्य है, समझ नहीं सकता। आज वो गुरु भगत है, बहुत गुरु भगत है। जैसे कल गुरुजी का जन्मदिन था, हर जन्मदिन पे मेरे को कहता है मैंने कुछ सेवा करनी है, मेरे से कुछ करो, जो मर्जी, खुशी से। मैं कहता हूं जो करना करो। लेकिन इस तरीके गुरु जी अपने भक्तों के ऊपर मेहर करते हैं, कैसे सपने में आना, कैसे मैसेज क्लियर देना। इतनी खूबसूरत इंग्लिश, में को ये तो मालूम है गुरुजी डबल एमए, उन्होंने कभी अपने हमारी बातों में कभी उन्होंने इस तरीके की इंग्लिश की वर्ड यूज नहीं किए कि नारायण वो तो बायोलॉजिकल फादर है, उसकी मिलनी करा देना। किस तरीके वो सारी रस्म का संपन्न करना, गुरुजी की मेहर, उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कैसे लड़की का सिंक करना, कैसे गुरुजी का आके डुगरी में उनकी अंकल की मदर को बोलना कि मैंने उसको सेकंड लाइफ दी है, कैसे केटर के पास आना, कैसे फिर उसको ब्लेस करना कि उसने पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा देखा। अगर आप इसको एनालाइज करो तो कितने ही मैसेजेस मिलते हैं, और किस तरीके से गुरु की महिमा हमें पता चलती है कि जब गुरु देने पे आता है, जब गुरु बख्शिश करता है, गुरु अपने भक्तों का कल्याण करना चाहता है, तो वो हर चीज को मन में रख लेता है कि ये मुश्किल आ सकती है, ये आ सकती है, हर जगह साथ खड़वा रहता है। तो ये बहुत बड़ी एक गुरु वाली बात है। संता के कारज आप खुलोया, हर कम करावन आया राम। ये शब्द भी लगता था कभी कभी कि गुरु जी खुद ही खड़े होके अपने भक्तों के काम करते हैं। ये सत्संग उन सब के लिए है जो संगत में हैं, जो नए जुड़े हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है समझना कि गुरु जी का ड्रीम में आना मीन गुरु जी का आना। बहुत भाग्यशाली हैं जिसको गुरु जी ड्रीम में आते हैं, कभी दर्शन दे जाते हैं, कभी ब्लेस कर जाते हैं। अगर मेरे को भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी तो मेरे को उन्होंने इस काबिल समझा, मेरे को ब्लेस ही किया। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब से कोरोना शुरू हुआ, बहुत लोग ये कहने लगे कि अंकल मंदिर बंद है, पता नहीं संगत आना बंद हो जाएगी, कुछ लोग छोड़ जाएंगे। लेकिन जो गुरु की महिमा और गुरु की भगत है, वो तो इतने डिवोटेड इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि जितनी नई संगत कोरोना में जूम के सत्संग सुन सुन के नई संगत जुड़ी है। और मैंने पिछले दिनों जैसे आपको बताया भी था, जब ई पास पे 6 महीने मंदिर खुला था, 15 से 20% नई संगत आई। आज भी नई संगत के बहुत फोन मैसेजेस आते हैं। कल गुरु जी का जन्मदिन दुनिया भर में मनाया गया, वर्ल्ड ओवर, अमेरिका, कनाडा, सिडनी, लंदन, सिंगापुर, कुवैत, कई जगह से हमको मैसेजेस भी आए, इस टाइप पे हमारा सत्संग है, इस टाइप पे हमारा सत्संग है, प्लीज शेयर करिए, प्लीज ज्वाइन करिए। बहुत खुशी होती है। और ऐसे सत्संग सुन के
आपका दृढ़ विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि नई संगत के लिए तो ये हैं ही बड़े, आई वुड से कि बिल्कुल होंठ खड़े करने वाले, लेकिन पुरानी संगत का भी दृढ़ विश्वास जो कभी कभी हर चीज को कि हम कभी टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बैक ऑफ द माइंड चले जाता है, वो भी टैप करके गुरुजी उसको आगे ले आते हैं। और वो कहते होंगे सी मेरे नाल जुड़ो ते फिर देखो मौजा, फिर देखो ऐश। तो मैं एक दफा फिर बापू जी की तरफ से, गौरव अंकल की तरफ से, गुरुजी के आश्रम की तरफ से, देश विदेश की सारी संगत को गुरुजी के जन्मदिन की मुबारक देता हूं। गुरुजी हमेशा आपके सिर के ऊपर ब्लेस करे ताकि आप ऐश करो। गुरुजी कल्याण करें। जय गुरुजी।